अजय के ऑफिस और रिया के स्कूल जाने के बाद मैं जल्दी जल्दी घर का फैलावा समेटने में लगी हुई थी। मेरा बेटा रोहन सो रहा था और मैं चाह रही थी कि उसके उठने से पहले पहले काफ़ी काम निपटा लूं, क्योंकि फिर रोहन के अपने नखरे शुरू हो जाने थे। हद है लापरवाही की। मैंने अजय का गीला तौलिया डाइनिंग टेबल की कुर्सी से उठाया, जिसे वो नाश्ते के समय वहीं छोड़ गए थे। हर चीज़ तैयार रखने के बावजूद उन्हें सुबह सुबह हड़बड़ी मचाने की आदत थी। मेरी हद से ज़्यादा सफाई को वो सराहते तो थे, लेकिन खुद वैसे ही लापरवाह थे। शादी के बाद का शुरू का समय मैंने उन्हें ये सिखाने की बहुत कोशिश की कि आप जहाँ से जो चीज़ उठाएं उसे यूज़ करने के बाद वहीं रख दें, तो दोबारा ज़रूरत के समय परेशानी नहीं होगी और घर भी सेट रहेगा। लेकिन अब मैंने ही उनकी इस आदत से समझौता कर लिया था। बच्चों के खिलौने बास्केट में समेटकर मैंने कुशन वगैरह अच्छे से रखे और सेटिंग रूम को इस हद तक साफ़ कर दिया कि अगर कोई अचानक आ जाए तो शर्मिंदगी ना हो। फिर मैंने किचन का रुख किया ताकि रोहन के उठने से पहले सब्ज़ी चढ़ा दूं। आटे का बाउल सुबह ही फ्रिज से निकाल दिया करती थी ताकि जल्दी से खाना तैयार करके इस टेंशन से छुट्टी मिले। सारे घर की सफाई, बर्तनों की धुलाई, वॉशिंग मशीन लगाना और बाथरूम की धुलाई वगैरह, ये सब काम धीरे धीरे दिन भर चलते रहते थे। अभी मैं मटर की टोकरी लेकर छीलने बैठी थी कि दरवाजे पर बेल हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ी लड़की को देखकर मैं यही समझी कि कोई वॉशिंग पाउडर या किसी और प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करने वालों में से होगी, क्योंकि वो खासे मॉडर्न हुलिये में थी। मैंने उसके हेलो का जवाब दिया तो वो बोली कि हम कल ही आपके सामने वाले फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। दरअसल मुझे चाय बनाने के लिए चीनी चाहिए थी। अगर आप अरे 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 आइए, मैं देती हूँ चीनी आपको। मैंने उसकी बात काटते हुए उसे अंदर बुला लिया। कल मैंने सामने वाले फ्लैट में सामान आते तो देखा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन लोग आए हैं। मेरा नाम आंचल है। उसने तारीफ़ी नज़रों से मेरे घर की डेकोरेशन को देखते हुए अपना नाम बताया। मुझे नंदिनी कहते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए उसे चीनी एक बाउल में डाल कर दी तो वो बोली, अरे इतनी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी काफ़ी है। और लाउंज में आते हुए कहा, आपका घर बहुत खूबसूरत है। मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, नहीं मैं फिर आऊँगी, मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। इतने में रोहन आंखें मलता हुआ आया। वो शायद बेल की आवाज़ से उठ चुका था। छोटे छोटे कदम उठाता वो मेरे पास आ गया तो आंचल ने लपक कर उसे उठा लिया। ये तुम्हारा बेटा है? आंचल ने आप जनाब का छोड़ दिया। वैसे भी वो मेरी हम उम्र ही थी और जल्दी फ्री होने वाली भी लगती थी। रोहन का मूड ख़राब होता देखकर मैंने आगे बढ़कर उसे आंचल की गोद से ले लिया। और कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? उसने मुझसे सवाल किया। मेरे पति ऑफिस गए हैं, बैंक में मैनेजर हैं, एक बेटी है 4 साल की, वो स्कूल गई है, और हम दो तुम्हारे सामने हैं। मैंने रोहन के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा चलो मैं फिर आऊँगी, फिर आराम से बात करेंगे। उसने दरवाजे तक जाते हुए कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मैं मुस्कुराई। ना करते भी उसने 15 मिनट लगा दिए थे। कुछ लोग इतनी जल्दी फ्री हो जाते हैं, मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए सोचा, और रोहन को दलिया खिलाने के लिए किचन में ले गई। हमें इस फ्लैट में आए अभी 3 महीने हुए थे। इससे पहले हम किराए के घर में रहते थे। ये फ्लैट हमने महीने महीने पैसे देकर अदा करते हुए 5 साल में हासिल किया था। मैं 2 भाइयों की एक ही बहन थी और ससुराल में भी सिर्फ एक नंद बड़ी थी। मेनका दीदी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। शादी के बाद मुझे घरदारी का कुछ अनुभव ना था, तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और हमेशा अच्छी सलाह दी। खाना पकाना तो मुझे माँ ने अच्छी तरह सिखा दिया था, लेकिन मेनका दीदी ने मुझे बहुत सी बातों में गाइड किया। शादी के बाद वो दौर होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ से रियल लाइफ में कदम रखते हैं और समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन जब सर पर पड़ती है तो पता चलता है कि ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मुझे शुरू से ही एक ऐसा घर मिला जो पूरी तरह मेरा था। मेनका दीदी भी शादीशुदा थीं। अजय के माँ बाप जिंदा न थे। शुरू में जब अजय की नई नई जॉब थी तो कुछ हाथ खींचकर खर्च करना पड़ता था, लेकिन इनकी प्रमोशन के बाद सैलरी बढ़ी तो हालात ठीक हो गए। शादी के 2 साल बाद हमने मेनका दीदी के ही कहने पर फ्लैट की बुकिंग करवा दी। अब जब किराए के घर से झंझट से छुट्टी मिल गई तो घर को सजाने संवारने में ज़्यादा खुशी का एहसास होता था। अगले कुछ दिन में आंचल ने मेरे घर में आना जाना शुरू कर दिया था। वो एक तेज़ तर्रार लड़की थी जो मुझे नई नई सलाह देना अपना कर्तव्य समझती थी। अरे ये क्या नंदिनी, तुम्हारे बाल कितने रूखे बेजान हो रहे हैं, कभी पार्लर नहीं गई क्या? मैं घबराकर अपने सर पर हाथ फेरती, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, असल में कुछ उलझे हुए हैं बाल, वरना मैं तो खूब तेल लगाकर फिर 4-5 घंटे बाद शैम्पू करती हूँ। शायद कभी फेशियल कराने भी नहीं गई ना तुम? उसने मेरे चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। फेशियल तो मैं घर पर ही कर लेती हूँ, स्टीम ले लेती हूँ, फिर कुछ देर बाद खीरे या टमाटर लगा लेती हूँ तो स्किन काफ़ी फ्रेश हो जाती है। मैंने उससे कहा, तो मेरे साथ मेरे वाले ब्यूटी पार्लर चलना, फिर देखना तुम्हारी पर्सनालिटी पर 4 चांद लग जाएंगे। अपनी बातों पर बालों को एकदम से झिड़कते हुए कहा, भाई मेरे पति को तो वैसे ही मैं अच्छी लगती हूँ,
तो फिर इतनी टेंशन पालने की क्या ज़रूरत है। अरे ये पति की भी तुमने क्या खूब कही। भाई इनको क्या पड़ी है कि ब्यूटिशियन के इतने खर्चे बर्दाश्त करें। वो अगर तुम में कोई कमी देखेंगे भी तो नहीं कहेंगे ताकि तुम पार्लर जाने का ना कहो। हाँ, अगर थोड़ी सी मोटी हो जाओ तो शायद बार बार बताएंगे ताकि फिर घर का काम तुम खुद करो और नौकरानी की सैलरी भी बचे। ये क्या उठ पटांग बोले जा रही हो भाई, मैं तो अपना सारा काम खुद करती हूँ। अजय तो कई बार किसी नौकरानी रखने के बारे में कह चुके हैं लेकिन मैं ही मना कर देती हूँ। अब तो रिया भी स्कूल से आकर भाई के साथ खेलती है तो मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ। मेरी बात सुनकर वो और बोलने लगी, तुम बस घर के कामों में ही घनचक्कर बनी रहना ताकि तुम्हारा पति किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। अरे नहीं आंचल, अजय ऐसे नहीं है। मैंने अजय का पार्ट लिया। ये गलत फहमी है तुम्हारी नंदिनी मैडम। सब मर्द एक जैसे होते हैं, दिल फेंक और दूसरी औरतों को पत्नियों से ज़्यादा दिलचस्पी से देखने वाले। और अगर कोई औरत उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो वो सारा कसूर औरत को के खाते में डालकर बड़े इत्मीनान से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हर मर्द अंदर से ही ऐसा होता है, चाहे वह उसका इजहार करे या ना करे। बस मौका मिलने की देर है इन्हें। मैं आंचल की बेतुकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देती थी। आज क्या पका है भाई? अजय ने डाइनिंग टेबल पर बाउल में झाँकते हुए पूछा। आपकी पसंदीदा अरहर की दाल और आलू की सब्जी। मैंने रोटियां टेबल पर रखते हुए बताया और रिया की गोद में रोहन को लिया। अभी हमने खाना शुरू ही किया था कि दरवाजे की घंटी बजी। रिया दरवाज़ा खोलने गई तो वापसी में उसके साथ आंचल भी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ कांच का बाउल टेबल पर रखते हुए कहा, भाई मैंने सोचा कि कोलकाता में जो ये हल्की फुल्की सर्दी हो गई है, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए गाजर का हलवा तैयार करके मौसम एंजॉय किया जाए। लगता है मैं बिल्कुल ठीक समय पर आई हूँ। अब वो अजय के सामने भी ऐसे ही बातें कर लिया करती थी। हमने उसे खाने में साथ बैठने के लिए कहा तो कहने लगी, मौसी रोटियां बना चुकी हैं और खाने पर मेरा इंतज़ार कर रही हैं, इसलिए आप खाएं, मैं चलती हूँ। उसके जाने के बाद खाने के आखिर में गाजर का हलवा खाते हुए अजय ने तारीफ़ की, भाई वाह, इसके हाथ में तो बहुत स्वाद है। फिर मुझ पर नज़र पड़ी तो कहने लगे, ऐसे क्या देख रही हो भाई, 6 साल से तुम्हारे हाथ के खाने की आदत पड़ी हुई है। अब अगर किसी और के हाथ का पका हुआ खाने को मिला है तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लगेगा ही ना। हाँ वाकई हलवा बहुत अच्छा बनाया है। मैंने भी अजय की हाँ में हाँ मिलाई। संडे को हम टीवी देखते हुए संतरे खा रहे थे। आंचल आदत के अनुसार शोर मचाती हुई आ गई। नंदिनी यार, इस कलर का दुपट्टा है तो दे दो प्लीज़, शाम में तुम मुझे एक शादी में जाना है। मेरा दुपट्टा प्रेस करते हुए जल गया है। उसने अपने हाथ में पकड़ी पिंक शर्ट लहराई। मेरे पास भी क्योंकि इस कलर का सूट था इसलिए मैं अपनी अलमारी में से दुपट्टा लेने बेडरूम में चली गई। कुछ मिनट बाद जब मैं वापस आई तो आंचल अजय को कुछ बता रही थी और वो बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। भाई नंदिनी मैडम को तो हाथ देखना भी आता है। कह रही हैं कि आपके भाग में बड़ी तरक्की है और आप भविष्य में बड़े अमीर भी हो जाएंगे। अच्छा, आज तक तो एक फ्लैट ही बन पाया है, बैंक से उधार लेकर गाड़ी खरीदी है। अगर भविष्य में अमीर होने के चांसेस हैं फिर तो बड़ी अच्छी बात है। ज़रा मेरा हाथ भी तो देखो, दौलत का सुना है औरत के भाग से मिलती है। मैंने दुपट्टा आंचल को पकड़ाते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हारा भी अभी पता चल जाता है। उसने मेरे हाथ को ध्यान से देखते हुए कहा, तुम्हारे हाथ में दौलत के साथ साथ कुछ परेशानियां भी हैं। मैंने फ़ौरन हाथ खींचते हुए कहा, रहने दो, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। अच्छा भाई, दुपट्टे का धन्यवाद, अभी जाकर मौसी के कपड़े भी प्रेस करने हैं, उसने उठते हुए कहा। अजय अभी तक अपने हाथ को देख रहे थे। मैं आंचल की मौसी के साथ बैठी इधर उधर की बातें कर रही थी जब उन्होंने मुझे आंचल के रिश्ते के सिलसिले में बात की। बेटा तुम कोई अच्छा रिश्ता नज़र में रखना, मुझे इस लड़के की बड़ी चिंता है। जी मौसी, क्यों नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादा कहीं आना जाना नहीं होता ना, इसलिए कोई ख़ास जान पहचान नहीं है। मैंने रोहन को अपने पास सोफे पर बिठाते हुए कहा। आज आंचल कहीं शॉपिंग के लिए गई हुई थी इसलिए उसकी मौसी घर पर अकेली थी। मुझे उनके घर जाने का टाइम कम ही मिलता था, ज़्यादातर आंचल ही हमारे घर आ जाया करती थी। आज मैंने सोचा कि कुछ देर मौसी के पास ही बैठ जाती हूँ। मौसी उसकी शादी के लिए चिंतित थी लेकिन उसके सामने बात करने से बचा करती थी, इसलिए 1-2 बार उन्होंने हमारे घर पर बात की थी और आज आंचल की गैर मौजूदगी की वजह से ये बात चल पड़ी थी। ये जो ऊपर की मंजिल पर विनय साहब रहते हैं, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है बेटा? लेकिन मौसी, वो तो शादीशुदा और 2 जवान बच्चों के बाप हैं, इनकी पत्नी का भी 5 महीने पहले ही देहांत हुआ है। मैंने हैरत से कहा। हाँ, तो आंचल को अब दूसरी बार कोई ऐसा ही रिश्ता मिलने की उम्मीद है ना? क्या मौसी, दूसरी बार? क्या मतलब आपका? ये लो, तो क्या तुम्हें उसने तुम्हें इतने दिनों में अपनी शादी के बारे में नहीं बताया? पिछले साल ही तो छोड़ा उसके पति ने उसे, वो भी शादी के 3 साल के बाद। मौसी ने अजीब राज खोला। शाम को जब आंचल ने अपनी शॉपिंग के बारे में बताने के लिए हमारे घर का चक्कर लगाया तो मैंने उसे आड़े हाथों लिया। तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी की इतनी अहम बात अब तक क्यों नहीं बताई थी आंचल? लो भला, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? जो बीत गया सो बीत गया, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का इससे क्या फ़ायदा?
मुझे बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ फ्यूचर पर नज़र रखती हूँ। उसने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन आखिर ये सब हुआ क्यों? मैंने पूछा। मैंने आंचल को देखते हुए सोचा कि ठीक ठाक ही तो थी, खुद को बहुत बना सवा कर रखती थी, तो फिर क्या वजह थी कि इसके पति ने इसे छोड़ दिया? मैंने मौसी के प्रपोज़ल के बारे में बताया तो वो खूब हंसी और बोली, अगर दूसरी शादी किसी शादीशुदा मर्द से ही करनी है तो कोई हैंडसम सा बंदा क्यों ना हो, फिर विनय साहब जैसा बोंगा ही रह गया है क्या? और वो बात तो बीच में ही रह गई कि तुम लोगों की तलाक क्यों हुई थी? आखिर मैंने फिर पूछा। अरे छोड़ो ना यार, पुरानी बातें हैं, किस लिए कुरेद रही हो? उसने बालों को एक हाथ से सेट करते हुए कहा। फिर बोली, अजीब इंसान था वो, बाहर भी मेरे होते हुए इधर उधर ताक झाँक करता रहता था। जब उसकी आदत जानने के बाद मैंने इस बारे में उसे मना किया तो कहने लगा, इसमें ऐसी इतनी बड़ी क्या बात हो गई? कुछ समय तो मैंने बर्दाश्त किया, जब ना माना तो एक दिन मैंने कहा कि दूसरी औरतों के साथ रहना, संबंध बढ़ाना अगर बुरी बात नहीं तो फिर मैं भी अपने कुछ दोस्त बना लूँगी। इस बात पर वो गुस्सा हो गया। बस फिर बात इतनी बढ़ी कि मैंने सोचा ऐसे आदमी के साथ रहना ही बेकार है। उसने भी शायद किसी और को सेट कर रखा था, इसलिए हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। देखो आंचल, ये तो सारी गलत बातें हैं। मर्द के साथ टक्कर लेने के बजाय उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए उसे समझाना चाहिए। झगड़े से तो मर्द किसी भी बात को अपनी ईगो का मसला बना लेता है। नरमी और प्यार से शायद वो कभी न कभी सीधे रास्ते पर आ ही जाता। अरे छोड़ो नंदनी, तुम भी पता नहीं क्या बातें करती हो, ये सब कहने की बातें हैं। मर्द अपनी हरकतें नहीं छोड़ते और हम औरतों को ही अपना निशाना बनाते हैं। वो क्यों भला? वैसे मैं तो किसी पर की परवाह नहीं करती, जो मेरे जी में आता है बस वही करती हूँ। आजकल तो सेकंड फ्लोर वाले अरुण साहब पूरी तरह मेरे शिकंजे में हैं, उसने आगे झुकते हुए धीमी आवाज़ में बताया, और फिर हंसते हुए सीधी होकर बैठ गई। मैंने हैरत से उसे देखा। ये कोई अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ मुझसे इस तरह की बातें मत करो। मैंने बच्चों के कमरे की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, रिया बेटा, होमवर्क करवा दूँ आपको? अच्छा अच्छा, जा रही हूँ मैं। वो हंसते हुए उठ गई। मैंने उसके जाने के बाद सोचा कि इस तरह की लड़की से तो कोई संबंध नहीं रखना चाहिए जिसकी सोच इस तरह की हो। बस मोहल्लेदारी की हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा दोस्ती अच्छी नहीं इस लड़की से। रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने आंखें सुकेड़कर टाइम देखा। रात के 1 बज रहे थे। मैंने अजय को जगाया। इतने में दस्तक के बाद घंटी भी बजी थी। अजय ने दरवाज़ा खोला तो आंचल परेशान सी खड़ी थी। मुझ पर नज़र पड़ते ही बोली, नंदिनी मौसी की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर आप लोग उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मेरी मदद कर दें तो मैं गाड़ी की चाबी ले आऊं, फिर चलते हैं। अजय ने उसकी बात काटते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग मौसी को अस्पताल ले गए। मैंने भी साथ चलने को कहा था, लेकिन अजय ने कहा कि बच्चे घर पर अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम घर पर ही रहो, चिंता ना करो, मैं फ़ोन कर दूंगा। सुबह सुबह 5 बजे के करीब अजय वापस आए तो पता चला कि मौसी को हार्ट अटैक हुआ था। शुगर तो उन्हें पहले से ही थी। अगले दिन उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया तो मैं अजय के साथ उन्हें देखने गई। आंचल अब ठीक थी और बार बार हमें थैंक्स कर रही थी। 6 दिन बाद जब आंचल और मौसी घर आ गईं तो मैं आंचल से खिंची खिंची रहने के बाद भी कभी कभार मौसी को देखने जाने लगी। कुछ दिन बाद मौसी काफ़ी ठीक हो गई तो मैंने भी जाना कम कर दिया। मेरा व्यवहार देखते हुए आंचल भी हमारे घर कम ही आती थी। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो अपने पति की बेवफाई का बदला दुनिया के हर मर्द से लेना चाहती थी। उसके पति की बेवफाई उसके दिल में काफ़ी घर कर चुकी थी। मेनका दीदी भी बड़े दिन बाद आई। खाने के बाद जब हम बच्चे अपने खेल में बिजी हो गए तो हम दोनों आराम से बैठकर बातें करने लगे। इधर उधर की बातों के दौरान मेनका दीदी कहने लगी, तुमने किसी गहने का ऑर्डर दिया हुआ था, क्या बनवाया है, ज़रा दिखाओ तो सही। कौन सा गहना मेनका दीदी? दीदी और मैं, हम दोनों नंद भाभी एक ही ज्वेलर के पास गहने वगैरह ख़रीदा करते थे। मेरी हैरत पर मेनका दीदी बुरा मानकर बोली, अच्छा भाई, दिखाना ना चाहो तो और बात है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेनका दीदी, मैं तो काफ़ी समय से ज्वेलर के पास गई ही नहीं। आप कौन से गहने की बात कर रही हैं? कुछ दिन पहले मैं अपने कड़े पॉलिश करवाने गई थी। ज्वेलर ने मुझसे कहा कि अजय भाई ने जो सेट अपनी मिसेस के लिए बनवाया था वो तैयार है, कब लेने कब आएंगे? मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। मेनका दीदी के जाने के बाद मैं यही सोचती रही कि एनिवर्सरी, होली, दिवाली वगैरह भी नहीं है जो अजय मेरे लिए सेट बनवाते। कोई प्रमोशन भी नहीं हुआ था। मुझे सेट के बारे में अजय से पूछना चाहिए या खुद ही बता देंगे। 2-4 दिन इसी सोच में गुजर गए कि एक दिन मेनका दीदी का फ़ोन आया, सुनो नंदिनी, मैंने आज अजय को किसी लड़की के साथ होटल में से निकलते देखा है, ज़रा ध्यान रखना उसका और पूछना कि कौन थी वो। मैं धड़कते दिल के साथ उनकी बातें सुन रही थी और वो भी बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन मेरा दिमाग बंद हो रहा था। शाम तक जले पैर बिल्ली की तरह मैं सारे घर में घूमती रही, कहीं चैन नहीं आ रहा था, दिल ख्यालों से घिरा हुआ था। अजय ऑफिस से लौटे तो बड़े अच्छे मूड में कपड़े बदल कर चाय के लिए आ बैठे। मैंने चाय का कप उन्हें पकड़ाते हुए उनके चेहरे की तरफ देखा। शब्द ढूंढना मुश्किल हो रहा था कि मैं इनसे क्या सवाल करूं। चाय पीकर खुद ही बोले, क्या बात है नंदिनी, चुप चुप क्यों हो?
आज आप कौन से होटल में गए थे? मैंने उनसे अचानक ही पूछ लिया। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। तुमने कहाँ देख लिया मुझे? उनके बदलते तेवर देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। आप बताएं, क्या ये सही है? क्या आप किसी के साथ होटल में गए थे? उन्होंने गंभीरता से मेरी तरफ देखा और बोले, मेरा ख्याल है मुझे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। मैंने 2 महीने पहले आंचल से शादी कर ली है। उनकी बात ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। मुझे लगा जैसे मैं तूफ़ानी आंधियों के बीच में अकेली खड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ मेरे आशियाने के तिनके बिखरे पड़े हैं। मैं हैरत से उन्हें देखती रही। वो मेरी हालत देखते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखो नंदिनी, ये घर तुम्हारा है, मैं आंचल को अलग रखूँगा। मैंने उनका हाथ ज़ोर से झटका और दूर जाकर खड़ी हो गई। अजय साहब, वाह! आप मुझे बताएंगे कि ये घर मेरा है, जिसे हमने मिलकर इसलिए आशियाना बनाया था। अपने बच्चों के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी बेखबरी में एक औरत ने मेरे घर में सेंध लगाई। अब मैं यहाँ किस हैसियत से रहूँगी? ठंडे दिमाग से सोचो ज़रा। लोग 2 पत्नियों के साथ भी तो रहते हैं ना। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो गुस्से से उठकर बाहर चले गए। मैंने सहमे हुए बच्चों को अपने साथ लगाया और बिलक बिलक कर रोने लगी। कई घंटे रोने के बाद जब थक कर बैठी और दिमाग को सोचने के काबिल हुआ, तो मैंने आगे के बारे में सोचा। अगर मैं इन बच्चों के साथ मायके चली जाऊं तो भाभी मुझे कितने दिन बर्दाश्त करेंगी? यही क्या कम है कि अजय ने मुझसे ये घर नहीं छीना था। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि बच्चों से इनके बाप को दूर ना करूं। मुझसे तो मेरा पति छीन ही चुका है, अब बाकी ज़िंदगी इसी बोझ के साथ गुजारनी है। इस सारे मामले में कसूरवार कौन था? आंचल, जिसने मेरे ही घर को दोस्ती की आड़ में लूट लिया, या अजय, जिन्होंने मेरी मोहब्बत और प्यार का ये सिला दिया, या फिर कसूरवार मैं खुद ही थी जो पति पर विश्वास करके लापरवाह हो गई थी? ये सोचे बगैर कि मर्द का कोई भरोसा नहीं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि कसूर किसका था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।